चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या तो कल हम पढ़ लिए थे कहाँ तक जी? 27 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, यानी कि भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ लिए थे। आज का पढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कितना नंबर? 28। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, कृपया मेरे वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं आज की क्लास, फूल पत्ती वाला क्लास। तो आज की क्लास एक मोटिवेशनल बात के साथ स्टार्ट करेंगे। तो कहता है कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वालों ने छोड़ दिया। समझ में आया? यानी कि जो कोशिश करके मेहनत करके वो तो ले लिया, तो वो छूट गया किसके लिए? इंतजार करने वालों के लिए। यही बात माइंड में रखो और ये मत सोचो कि हमको इंतजार ही करते रहना है। हमको क्या करना है? हासिल कर लेना है, दूसरे के लिए भी छोड़ना है जो मेरे पीछे। तो आज स्टार्ट करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बहुत सा प्यारे क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। सुनिए 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है जी, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? क्वेश्चन समझ में आए? विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? समझ आया क्वेश्चन? यानी कि परमाणु बम कब छोड़ा गया था, आपदा घटना। तो जो विश्व में ऑप्शन है 16 अगस्त 1945 को, दूसरा ऑप्शन है 26 अगस्त 1945 को, तीसरा ऑप्शन है 8 अगस्त 1945 को, चौथा ऑप्शन है 6 अगस्त 1945 को। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या? 6 अगस्त। यानी कि बताओ नागासाकी और हिरोशिमा पर पूछेगा पहली बार परमाणु बम कब गिराया गया जी? 6 अगस्त 1945 के। और 1945 में ही द्वितीय विश्व हो रहा था, तभी ना गिराया था परमाणु बम। एगो गिरा। देखो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुई थी। बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये मतलब कि ये आपदा होने का कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1939 से 45 तक चला। 1939 से 45 तक चला। और 6 अगस्त 1945 एक ऐसा समय है जो कि जापान पर अमेरिका के द्वारा जापान पर बम गिराया गया। कौन सा बम गिराया गया? लिटिल बम, यानी कि छोटा बम जिसको बोलता है, लिटिल बम। एगो गिराया गया था नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। तो नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया था? फैटमैन बम। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था बम। इस समय पीएम कौन था ब्रिटेन के? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंक डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंक डी रूजवेल्ट था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय? फ्रैंक डी रूजवेल्ट। ब्रिटेन का पीएम कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था जी? जापान, अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त को छोटा डेट है, छोटा है तो छोटा बम, छोटा है तो 6 से 6 से छोटा, 6 से छोटा, 9 से 9 नागासाकी। तो नया 9 से नागासाकी, 9 से 9
6 से छोटा, छोटा के इंग्लिश लिटिल बम मतलब छोटा बम। तो 6 अगस्त 1945 को याद रखना। और 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त, 9 अगस्त के नागासाकी पर गिराया गया। समझ में आया? तो चलिए, तो ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितना देश भाग लिया था? 61 देश ना, 61 देश। द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? 61 देश। कितना लिया था जी? 61 देश। विश्व में नागासाकी पर बम गिरा दिए 9 अगस्त को। अब बम की बात है, परमाणु बम। तो परमाणु बम अगर साइंस के अनुसार देखें क्या चीज पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के। लेकिन छोटा परमाणु बम क्या है? छोटा छोटा नाभिकीय विखंडन किसको कहते हैं? जो स्वतः एक नाभिकीय विखंडन उसे कहते हैं एक बड़ा भारी नाभिक जो दो अलग अलग नाभिक में टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य जो है, परमाणु बम जो है वो क्या है? एक प्रकार का नाभिकीय विखंडन है। आपको नाभिकीय विखंडन है ये कैसे? हैं? ये जो है परमाणु बम है, तो नाभिकीय विखंडन कैसे? परमाणु जो बम है, देखो परमाणु बम जैसे गिराए तो देखा बहुत जगह टूट गया है, बिखर गया है। तो मतलब वही तो हम बोले नाभिकीय विखंडन की जो स्वतः एक भारी नाभिक, लेकिन वो बम है, ओकरा फेंके तो अलग अलग बिखर गया। तो वही थे नाभिकीय विखंडन, एक भारी नाभिक जो अलग अलग में टूट जाए, दो अलग अलग में टूट जाए, उसे नाभिकीय बम। तो क्वेश्चन पूछेगा, ये तुमसे पूछेगा कि परमाणु बम है जो किस चीज पर आधारित है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? नाभिकीय विखंडन। और सूर्य क्या चीज पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन क्या चीज पर? हाइड्रोजन बम बताओ, हाइड्रोजन बम क्या चीज पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब कि नाभिकीय संलयन कहते हैं किसको? तो वही जस्ट इसका उल्टा नाभिकीय विखंडन के। जैसे नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक था और टूट गया, अलग अलग अभी जो अलग अलग टुकड़ा टूटा था, अभी टूटा हुआ जो था वो एगो बन जाएगा, उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। नहीं तो हाइड्रोजन बम है जो यही काम करता है, नाभिकीय संलयन का काम करता है, वो जुट जाता है। अगर हाइड्रोजन बम सब परमाणु बम तो अधिकतर देश के पास है जी, और सब हाइड्रोजन बम सबके पास नहीं है। अगर हाइड्रोजन बम गिरा दिया क्या वो, तो पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। समझ गया? तो बताओ हाइड्रोजन बम जो है क्या चीज पर आधारित है जी? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में प्रायः अब देखो ये जो परमाणु बम टूटता है क्या क्या चीज में है? तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 में टूटता है। दो भाग में यही बदलता है। हाँ, यानी कि परमाणु जैसे मान लीजिए परमाणु है, इसको तोड़े, एगो टूटा एगो टूटा, लागू इधर को है, ये परमाणु बम है। तो इसको तोड़े तो एक पार्टी टूट गया और एक पार्टी ये टूट गया, तो ये हो गया यूरेनियम 235, आई हो गया प्लूटोनियम 239, आई हो गया परमाणु बम। तो इसी को दो भाग में तोड़ दिए, तो यही है परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन। तो ये क्या चीज पर आधारित था? नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय संलयन की बात करें, जो ये दोनों टूटा, अब ये दोनों जाके एक हो जाएगा इसी। तो ये हो गया हमारा क्या? नाभिकीय संलयन। क्या पता हाइड्रोजन बम जो है क्या चीज है? नाभिकीय संलयन। सूर्य जो है, देखो सूर्य मान लीजिए सूर्य है, सूर्य क्या क्या चीज से मिलकर बना है? हाइड्रोजन हीलियम है। तो ये दो को मिल के बना, यानी कि जैसे हम बोल दो को मिला के बना दिए है, तो क्या हुआ? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन है, तो समझ में आया? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। जैसे कि सूर्य क्या चीज से मिलकर बना? हीलियम हाइड्रोजन। तो हीलियम में हाइड्रोजन माने हीलियम हाइड्रोजन, ये दोनों को मिला दिए और बना दिए सूर्य। तो ये क्या चीज पर आधारित हो गया? नाभिकीय संलयन पर। समझ में आया?
तो नाभिकीय संलयन हो गया। अब कहते हैं परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 में 39 तत्व का प्रयोग किया जाता है कि बट जाता है टूट। अब बात है प्रथम परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपनहीमर। परमाणु बम प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? तो रॉबर्ट ओपनहीमर। लेकिन प्रथम परमाणु बम प्रथम परमाणु बम किसने बनाया जी? रॉबर्ट ओपनहीमर। देखो हम जब बोलते हैं यहाँ तो कब तक मेरे पीछे बोलो तब दिमाग यहाँ रहेगा, मेरे पास रहेगा। ऐसा फिर यही क्वेश्चन हो सकता है कभी पूछ दे तो वही ध्यान से भटकल रहेगा। समझ गया? तो प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? रॉबर्ट ओपनहीमर। याद रखना प्रथम परमाणु बम किसने बनाया है? रॉबर्ट ओपनहीमर। कब बनाया था? 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना कब हुआ जी? 1945 24 अक्टूबर 1945। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है जी। इसका आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर कब किया था? 1952 ईस्वी में। यानी कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार याद रखना। हाइड्रोजन बम एगो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, वो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर। 1952 ईस्वी में किया। एगो पूछेगा सिर्फ हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? तो एच कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। याद रखना हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? तो एच कैवेंडिश। जल का आविष्कार किसने किया? एच कैवेंडिश। जल का आविष्कार एच कैवेंडिश। और अगला क्वेश्चन, इसका आविष्कार कर किया जी? एडवर्ड टेलर। इसका हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर। कब किया? 1952। और एक चीज और बताते हैं 1953 में। 1952 जिसे जानिए तो 1953 में बता देते हैं। 1953 में क्या हुआ? 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था जी? आंध्र प्रदेश। तो पूछेगा आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ? 1953। याद रखना किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। जीडी में क्वेश्चन आया था, एसएससी जीडी में। तो अब जो है ये हाइड्रोजन बम जो है तो परमाणु से कितना गुना बड़ा है? हाइड्रोजन बम परमाणु से कितना गुना बड़ा है? 1000 गुना। कितना बड़ा? 1000 गुना है बड़ा। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की क्षमता से 1000 गुना बड़ा है। बताइए अगर परमाणु बम हम ऐसा फेंके तो मान लीजिए 100 गांव नष्ट हुआ आसपास के। अगर हम ये हाइड्रोजन बम फेंक दें तो 100 गांव ऐसा 1000 गांव। इसलिए हाइड्रोजन बम अगर कोई गलती से गिरा देगा धम, जैसे कि दो देशों के बीच युद्ध होता है, जैसे अभी हो रहा था यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध तो न्यूज में सुनता हुआ कि अब होने वाला है तृतीय विश्व युद्ध। अब यहाँ पर प्रहार होगा हाइड्रोजन बम का। लेकिन हाइड्रोजन बम का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि जानता कि अगर हाइड्रोजन बम हम प्रयोग कर देंगे तो पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा, जिसमें कि हम भी तबाह हो जाएंगे। अरे कुछ किसी को तबाह करने में कम मजा है जब हम पर कोई नुकसान न है, तब ने अगर अवसर नुकसान से की फायदा है कि हम भी नष्ट हो जाए कि तो बार-बार सुनता होगा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हाइड्रोजन बम गिरने वाला, लेकिन ऐसा होता नहीं। तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक
समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के द्वारा किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार कैसे होता है? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यानी कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक था जी? 3। नहीं बताए थे परसों कल कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, डाइटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, डाइटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये जो हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक से मिलकर होता है जी? तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम को छोड़कर। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 28 मई 1974 में, तब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पोखरण में, कि भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ जी? पोखरण। सेटमा में बार-बार मिलते रहेगा, जब तुम सेट मारेगा नहीं क्वेश्चन नचते रहेगा कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ जी? 18 मई 1974। 18 मई 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना हुआ। 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना। 1971 में बांग्लादेश भारत से अलग हुआ। 1971 में बांग्लादेश भारत से अलग हुआ। अब भारत का के प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ जी? 18 मई 1974। 18 मई 1974 कहाँ हुआ? तो पोखरण में। कहाँ हुआ? पोखरण है कहाँ? राजस्थान। पोखरण कहाँ है जी? राजस्थान। इस किया गया था जिसका कोड स्माइलिंग बुद्धा था। लेकिन इसका कोड क्या था जी? स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन पूछा भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। पूछा स्माइलिंग बुद्धा कहाँ है? तो पोखरण में। कहाँ है? पोखरण में। कहाँ? राजस्थान में। स्माइलिंग बुद्धा कहाँ है जी? पोखरण, राजस्थान में। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण, यानी कि पहली परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को हुआ। 11 और 13 मई 1998 ईस्वी को किया गया था, जिसका कोड शक्ति 98 था। जिसका कोड शक्ति 98। याद रखना, भारत में द्वितीय परीक्षण परमाणु परीक्षण का कोड क्या था जी? तो शक्ति 98, शक्ति 98, शक्ति 98, शक्ति 98। भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ जी? 11 व 13 मई 1998। 11 व 13 मई 1998 हुआ। कब हुआ? 11 मई 1998 में हुआ। इसमें यूरेनियम से लेकर ट्राइटियम, ड्यूटेरियम तक उपयोग किया गया है। लेकिन इसमें यूरेनियम को प्रयोग किया गया है, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को भी प्रयोग किया है। किसमें? भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण में, जिसका स्थापना कब हुआ? 11 व 13 मई 1998। 11 व 13 मई 1998 को हुआ। इसका कोड क्या था? शक्ति 98, शक्ति 98। इसमें क्या चीज का उपयोग किया गया जी? तो यूरेनियम का उपयोग किया गया, ड्यूटेरियम का उपयोग किया गया, ट्राइटियम का। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ जी? 18 मई 1974। कहाँ हुआ? पोखरण, राजस्थान में। इसका कोड क्या था जी? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, नचते रहेगा क्वेश्चन में कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। तो सेट में नचते रहेगा दोनों क्वेश्चन कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर। कहाँ है? तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। पता है कहाँ है? कि गुजरात के निचवा में महाराष्ट्र, गोवा के ऊपरा में महाराष्ट्र। गोवा के ऊपरा में महाराष्ट्र, गुजरात के निचवा में महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे में की पूछा पर गोवा के ऊपर महाराष्ट्र है कि गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है? ठीक है। हां, गोवा के ऊपर में तो ठीक, गोवा के ऊपर में जो है वही बोल रहे हैं। सही है, बस कर रहा है। कंफ्यूजन सही है। नीचे में गोवा की क्वेश्चन, गोवा के ऊपर में है महाराष्ट्र की गुजरात के नीचे में है महाराष्ट्र। ठीक है। तो जैसे गुजरात के नीचे में है,
भोपाल के ऊपर में अच्छा ये बोल रहे थे सही है। वही तो हम कह रहे हैं कंफ्यूज मत हो। जैसे है वैसे आप बोलते हैं गोवा उसको तली चलिए के बाद चलिए चलिए ठीक है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है जी? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से कब स्थापना किया गया? 1969 ईस्वी में। कब स्थापना किया गया? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ जी? 1869। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ जी? 1969। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? याद रखना, महात्मा गांधी के जन्म और 100 साल बाद दो घटना, सुएज नहर का स्थापना राष्ट्रीयकरण और प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में किया गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना, स्थापना पूछ सकता है कि प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ? तो तारापुर 1969 में। गांधी जी के 100 साल बाद। गांधी जी का जन्म दिवस कई दिवस मनाया जाता है जी? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी दिवस जन्म दिवस 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को हुआ है। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा, VVI क्वेश्चन है। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा 12 को 1956 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? पूछेगा कि भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर कहाँ है जी? अप्सरा रिएक्टर। कौन सा रिएक्टर? अप्सरा रिएक्टर। अप्सरा रिएक्टर। इसका स्थापना कब हुआ? 1956 ईस्वी में हुआ। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, अब ये बताएं कि सूर्य किसका उदाहरण है? नाभिकीय संलयन का। वही क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। मिल जाता है, सूर्य बनता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक का संलयन होकर हीलियम नाभिक बनता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है जी? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये तीनों मिलकर हीलियम नाभिक बनता है। लेकिन प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इन तीनों को मिला के हीलियम नाभिक बनता है। कौन सा नाभिक? हीलियम नाभिक बनता है, जो कि ऊर्जा उत्पन्न करती है। जो क्या उत्पन्न करती है? ऊर्जा उत्पन्न करती है। समझ में आया इतना बात? अब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में था, अब थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्या प्रथम विश्व युद्ध के, तब एक बार थोड़ा ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ जी? 1939 से 1945। 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था जी? अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराना। अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराना। अमेरिका पहली बार परमाणु बम कब गिराए थे? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। कौन सा बम गिराया था? 6 से 6 लीटर बम। कौन बम? लीटर बम। कौन बम? लीटर बम। फिर दूसरी परमाणु कब गिराया थे? 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 कौन कहाँ गिराया थे? नागासाकी। 9 से नागासाकी। 9 से नागासाकी। 6 अगस्त को कहाँ गिराया था? 6 अगस्त हिरोशिमा। यही परमाणु के प्रभाव है अभी तक, जिसके कारण जापान में अभी तक विकलांग होता है। तो 9 अगस्त 1945 समझ में आ गया। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र ऊर्जा कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र। जिसका स्थापना 1953 में किया गया। 1969 में किया गया। गांधी जी 100 साल बाद। गांधी जी संयंत्र बना 1969। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 में किया गया। कहाँ किया गया? पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। इसका कोड किया था जी स्माइलिंग बुद्धा। भारत में द्वितीय
परमाणु परीक्षण कब स्टार्ट हुआ? 11 मई 1998। ये कहाँ हुआ जी? इसका कोड क्या है जी? शक्ति 98, शक्ति 98। इसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा गया जी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। देखिए भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा गया है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा गया जी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा गया? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो नहीं होगी कि नहीं होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार अब परमाणु बम कोची पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम कोची पर आधारित है? परमाणु बम कोची में टूटता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम का किसने बनाया जी? तो रॉबर्ट ओपनहीमर 1945 में। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था जी? तो एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन का खोज किसने किया जी? एच कैवेंडिश। इस प्रकार एडवर्ड टेलर ने 1952 में हाइड्रोजन बम का खोज किया। ये हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दृष्टिकोण से। पहला विश्व युद्ध को समझते हैं कि पहला विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918। इसमें कुल कितने देश भाग लिया था? 37 देश। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिया था? 37 देश। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिया था? 37 देश। आप देखो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन का पीएम जो था उसका क्या नाम था जी? लॉयड जॉर्ज। ब्रिटेन का पीएम का नाम क्या था? लॉयड जॉर्ज। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? लॉयड जॉर्ज। अब फ्रांस का पीएम का क्या नाम था? जॉर्ज क्लेमेंसी। फ्रांस के पीएम का नाम क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस का पीएम कौन था जी? जॉर्ज क्लेमेंसी। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय यही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था जी? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था जी? 1914 से 28 जून 1914। 28 जुलाई 1914। 4 साल तक युद्ध चला। 14 से 18 तक ये युद्ध चला था। अब प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था जी? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के एक राजा था, राजकुमार था। उसका नाम क्या था जी? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर लिया था। क्या कर लिया था? आक्रमण कर लिया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक तत्कालीन कारण क्या था? गौर सुना। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार था जिसका नाम आर्कड्यूक फर्डिनेंड याद रखना, यही याद रहेगा कि फर्डिनेंड की हत्या, यानी कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी पर, यानी कि बोस्निया की राजधानी सेरोजेवो में 28 जुलाई 1914 को हत्या की गई थी। बोस्निया की राजधानी कहाँ है जी? सेरोजेवो। कल ही पढ़े थे। बोस्निया की राजधानी सेरोजेवो में हत्या कर दिया किसका? राजकुमार ड्यूक
फर्डिनेंड, राजकुमार आर ड्यूक फर्डिनेंड, राजकुमार आर ड्यूक फर्डिनेंड के हत्या कर दिया। कहाँ? बोस्निया की राजधानी सिराजुआ में। कब? 28 जुलाई 1945, 1914 को 28 जुलाई 1914 को हत्या कर दी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध। और इसका कारण क्या था कि अब इसका कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था। ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया था, लेकिन तत्कालीन कारण पूछे कैसा 1857 के तत्कालीन कारण गाय सुअर के चर्बी के कारतूसों का प्रयोग राइफल हैं। हाँ जी। तो उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण है ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी में हत्या 28 जुलाई 1914 को कर, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रथम विश्व में 37 देश भाग गया और इसका मुख्य कारण था कि ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था। ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था, इसका मुख्य कारण। लेकिन तत्कालीन कारण पूछे तो फर्डिनेंड की हत्या, फर्डिनेंड की हत्या। ये था प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या करता है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करता है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखो अब ये क्वेश्चन देखो, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन ए है सामान्य दबावों के मूल्य निर्धारण से, ऑप्शन बी है सरकार के बजट से, ऑप्शन सी है कर एवं लेखांकन से, ऑप्शन डी जो है एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से। एक खाते में दूसरे खाते से तो हस्तांतरण मूल्य का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? कर एवं लेखांकन। कर एवं लेखांकन। हस्तांतरण मूल्य का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कर एवं लेखांकन। कर एवं हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? कर एवं लेखांकन। कर एवं लेखांकन। कर एवं लेखांकन से। तब कहता हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार एक मूल्य है, वह स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमत को संदर्भित करता है और यह वस्तुओं के स्थानांतरण, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के बीच जुड़े मूल्य को निरूपित करता है। कि कराधान और लेखांकन से संबंधित है। पूछेगा हस्तांतरण क्या चीज से संबंधित है? तो कराधान और लेखांकन। कराधान और लेखांकन से क्या संबंध रखता है? अब क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्या कहता है? भारत के किस राज्य में, बहुत मस्त क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन सी, ऑप्शन यूपी। और यूपी हो जाएगा इसका आंसर, यूपी। ऑप्शन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ट्यूबवेल मतलब हाँ, उसी के द्वारा क्या नल, जिसको बोलते हैं नलकूप। नलकूप जिसको बोलते हैं, यानी कि नलकूप सबसे ज्यादा कहाँ है कि नलकूप के द्वारा कहाँ सिंचाई की जाती है? कहाँ जी? नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा। तो तमिलनाडु, नहर के द्वारा तमिलनाडु। तो ट्यूब यानी कि नलकूप वाला यूपी, नलकूप वाला यूपी। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में देखो लिख दिया है, सोल्यूशन में लिखा हुआ है ट्यूबवेल का मतलब होता है नलकूपों। ट्यूबवेल का अर्थ क्या होता है? नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश। याद रखना ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश, जैसे याद रखना नलकूप। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के प्रकार का होता है? 4 प्रकार के स्थान है, साधन है। 4 प्रकार के साधन है। अब 4 साधन को चाहिए। अच्छा, आप क्या क्या देखे हैं कि सिंचाई क्या क्या चीज से हम कर सकते हैं? नहरों से होता है, नहर से होता है,
देखो नहर सब लोग देखा है हाँ। क्या कुआं से सिंचाई होता है? कुआं से भी होता है कि नहीं? कुआं से भी होता है, तालाब से होता है कि नहीं? तालाब से भी होता है, नहर से तो होबे करता है। और अभी एक ऊपर है नलकूप से भी होता है। तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, लेकिन सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए कौन साधन है जी? नहर। देखा नहर वहां से एकदम जोर जार के पटा देते हैं खेत। तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है। कौन है जी? नहर। जिससे कुल संचित क्षेत्र का 40% भाग पर सिंचाई किया जाता है। लेकिन नहरों से कितना परसेंट? 40% सिंचाई किया जाता है। बताओ इसके अंतर्गत यानी कि नहर से सिंचाई कौन कौन स्टेट करता है? तो नहरों से इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्य करते हैं। लेकिन कौन सा राज्य हो गया जी? इंडियन मैप निकालो जल्दी। उत्तर पश्चिमी राज्य है, उत्तर पश्चिम, लेकिन पश्चिमी फुल है, उत्तर कुछ है, कुछ ये से वाला है। ये है इंडियन ज्योग्राफी मैप। आप देखते हैं मैप से क्वेश्चन को याद करते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो कहता है 40% होता है नहर से। नहर से कहाँ सिंचाई होता है? तो नहर से देखो असम पूर्व में एगो असम, पंजाब हरियाणा लगले, पंजाब हरियाणा लगल। केरल एगो है, केरल यहाँ दक्षिण चले आओ केरल, और है एगो पश्चिम बंगाल, यह है पश्चिमी तट, समझ गए? एगो है मध्य प्रदेश बिचवा में। कौन कौन हो गया जी? असम, पंजाब, हरियाणा, असम, पंजाब, हरियाणा। इधर से करो उधर घुस जाओ, इधर से करो इधर, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, असम। यानी कि कई हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 स्टेट जो है नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है अधिक मात्रा में। और राज्य भी है, ऐसा बात नहीं कि ज्यादा। सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन क्या है? कुआं। दूसरा स्थान कौन है जी? कुआं। इसके द्वारा 37.8% भाग पर सिंचाई किया जाता है कुआं से। बताओ कुआं से उस समय के बाद से चल रहा है। उस समय करंट पे तब अभी है तब न्यू एडिशन का किताब है। सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन कुआं। सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन क्या जी? कुआं। इसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रों का कितना परसेंटेज? 37.8% भाग पर सिंचाई किया जाता है। सिंचाई का तीसरा साधन क्या है? तालाब। सिंचाई का तीसरा साधन तालाब, जिसका द्वारा कुल सिंचित 14.5% है। 14.5%। सबसे दक्षिणतम भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा में आदि तालाबों से सिंचाई क्या चीज से? तालाबों से सिंचाई किया जाने वाला सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तालाब से होता है सिंचाई। ऐसे है तालाब आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इधर हो गया कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब तालाबे से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा तालाब से तमिलनाडु। तो नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ था? अभी बताए यूपी में। नहरों द्वारा बताएं जी? नहरों द्वारा सर्वाधिक यूपी, नलकूपों भी द्वारा यूपी, नहर भी द्वारा यूपी, और नलकूप के भी द्वारा यूपी, और तालाब के द्वारा तमिलनाडु। नहर और नलकूप, ना वाला यूपी, ना वाला ऊपर, नो वाला ऊपर, त वाला नीचे, ना वाला ऊपर, त वाला नीचे, ना वाला ऊपर। अच्छा पहले त आता है कि ना? त आता है पहले कि ना? त आता है तो त वाला ऊपर ना, जैसे पहले आता है तो पहले ना, जब ऊपर में आता है तो ऊपर ना, नीचे चले जा।
तो तबला तमिलनाडु, तसे तालाब, तसे तालाब, और ना बोला नसे नहर नलकूप यूपी, यानी कि नल और नहर नलकूप को ऊपर में रखो, ऊपर में। चलिए अब सिंचाई का शत्रु, तो इसका क्या नहरों का सर्वाधिक सिंचाई कहाँ क्या रहता है जी? उत्तर प्रदेश में। नहरों का सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में, नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश, और तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ जी? तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब है सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूप का आता है। किसका आता है जी? नलकूप का। नलकूप का आता है। इससे कुल सिंचित क्षेत्र का 7.7%, 7.7% सिंचाई की जाता है इससे। किससे? नलकूप से 7.7% सिंचाई किया जाता है। इसके अंतर्गत नलकूप से कहाँ सिंचाई होता है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। नलकूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अब जो बिहार में सिंचाई के साधन कौन चीज होता है? तो बिहार में जो सिंचाई का साधन होता है सब चीज से होता है, चारों से। नलकूप से भी होता है, नहर से भी होता है, तालाब से भी होता है, और कुआं से भी होता है। चारों से होता है बिहार में सिंचाई। बिहार में नहरों से कुल सिंचित भूमि का 27.47% भाग सिंचित होती है, यानी कौची के द्वारा? नहरों के द्वारा। यानी बिहार में नहरों के द्वारा कितना % सिंचाई किया जाता है? 27.47%, 27.47% भाग पर सिंचित की जाती है बिहार में। और नलकूपों के द्वारा कितना जी? तो 61.40%, 61.39% नलकूप के द्वारा 61.39%, 61. अब तालाब के द्वारा 11.14%, 11.14%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुआं के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में कुआं के द्वारा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में। और तो कुआं होता है, नलकूप होता है, नहर होता है, तालाब होता है। लेकिन पहले कुआं से होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद नलकूप से होता है, उसके बाद नहर से, उसके बाद तालाब से होता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नलकूप। राजस्थान में नलकूप, राजस्थान में नलकूप का प्रमुख सिंचाई साधन है। नलकूप सिंचाई साधन है, नलकूप सिंचाई साधन है। समझ में आया? अब है तो नलकूप के द्वारा कितना % किया जाता है सिंचाई? नलकूप के द्वारा कितना % सिंचाई किया जाता है जी? 66%। कितना %? कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में 66% किया जाता है। कितना %? 66%। इस प्रकार नलकूप से ट्यूबवेल से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत कोई ऐसा एग्जाम है जो बिहार के कोई ऐसा एग्जाम है जो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछे। समझ गया? ये ऐसा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहना ही रहना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31वां क्वेश्चन है, कहता है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या था जी? गौतम बुद्ध का कौन सा भाषा था जी? पाली। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी जी? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था जी? सुबोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुबोधन। माता के नाम माया देवी। गौतमी
माया देवी। और मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछा है प्राकृत भाषा, इसकी भाषा क्या थी जी? पाली भाषा थी। और जैन धर्म की प्रमुख भाषा क्या था जी? प्राकृत। प्राकृत था जी, प्राकृत भाषा था जैन धर्म की। प्राकृत या अर्धमागधी, उसी को गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। महावीर के संवादों की भाषा प्राकृत थी। आ गया क्वेश्चन। महावीर के संवादों की भाषा क्या था जी? जैन धर्म के संस्थापक कौन है जी? महावीर। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ जी? 500 ईसा पूर्व में। 500 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में कपिलवस्तु। नेपाल लुम्बिनी कपिलवस्तु। उसका मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुआ। कहाँ हुआ मृत्यु? कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ। समझ गया? हैं? प्राकृत भाषा बात पढ़ते थोड़ा। भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई, उसका समान नाम प्राकृत है। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए उस प्राकृत साहित्य कहते हैं, उसे प्राकृत साहित्य कहते हैं। लेकिन जैन धर्म का प्रमुख भाषा क्या था जी? प्राकृत भाषा। कहीं मिलेगा अर्धमागधी भाषा। अब पाली भाषा प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। पाली भाषा किसका था जी? भारत के लोगों के भाषा थी। प्राचीन उत्तर लोगों के भाषा थी। प्राकृत क्यों भाषा किसका थी? आर्यों के द्वारा लाया गया, आर्यों के प्रयोग से हुआ था प्राकृत भाषा का देन है। अब जो है इसी भाषा में बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है जी? त्रिपिटक। इसी भाषा में बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। इसी भाषा को बौद्ध साहित्य में क्या कहता है जी? त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत कितने पिटक आते हैं जी? कै पिटक? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधान पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधान पिटक। सूत पिटक क्या चीज से संबंध रखता है जी? नियम कानून। सूत पिटक विनय नियम कानून, विनय पिटक नियम कानून। और सूत पिटक में होता है क्या? यानी कि कहाँ ये क्या प्रचार उचार किया उसके बारे में। समझ गया? हाँ, सूत पिटक में क्या बोल सकते हो उसको? प्रचार उचार किया। हाँ, उसके बारे में दिया गया। अभिधान पिटक के रचयिता कौन है? मुगली खोतस। अभिधान पिटक के रचयिता अभिधान पिटक के रचयिता कौन है जी? मुगली खोतस। अब विनय पिटक का रचयिता कौन है? उपालु। विनय पिटक के रचयिता उपालु। विनय पिटक के रचयिता उपालु। और सूत पिटक के रचयिता आनंद। सूत पिटक के रचयिता आनंद और उपालु गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो सूत पिटक के रचयिता कौन था? आनंद। और उपालु कौन था? विनय पिटक। और मुगली खोतस किसका था जी? अभिधान पिटक। समझ में आया? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां। विश्व एड्स दिवस 20 एड्स दिवस कब मनाया जाता है जी? 1 दिसंबर। ये एड्स ऐसा चल रहा है 1 दिसंबर। एड्स से हमेशा सेट में क्वेश्चन मिलेगा तुमको, बिहार दरोगा का पीछा नहीं छोड़ेगा। एड्स से कुछ न कुछ मिलते रहेगा। समझ गया? तो एड्स का क्या बोल सकते? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिवस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है जी? है किसी को पता? एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी Syndrome. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी Syndrome. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स जो होता है कौन सा वायरस से होता है जी? HIV वायरस से। HIV वायरस। अरे एड्स कौन वायरस से होता है? HIV वायरस। HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है जी? ह्यूमन डी डी और डी उसमें साइलेंट रहेगा। एक्वायर्ड ह्यूमन डी इम्यूनोडेफिशिएंसी हाँ डी इम्यूनो ऐसे हाँ डी से साइलेंट रहता है, बोलने नहीं आ रहा थोड़ा। इम्यूनोडेफिशिएंसी करके है। हाँ देखो HIV का फुल फॉर्म क्या था जी? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। देखो इसमें डी जो होता है साइलेंट रहता है, इसलिए हम गड़बड़ा लेते हैं। डी साइलेंट रहता है तो HIV का पूर्ण रूप क्या जी? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो एड्स जो है एड्स को किस चीज से जांच किया जाता है? एड्स जांच के लिए क्या चीज आ जाता है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट। एलिसा क्या चीज लाया जाता है जी? एलिसा टेस्ट। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट लाया जाता है जी? एलिसा टेस्ट। तो 1 दिसंबर एड्स दिवस। 1 दिसंबर एड्स जो होता है किससे फैलता है जी? वायरस से। कुछ प्रॉब्लम तो लग रहा है वायरस। तो वायरस से एड्स से फैलता है वायरस से। एड्स दिवस 1 दिसंबर। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस। 1 मई को 10 जनवरी को तो जब याद रखना 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व मजदूर दिवस 1 मई। विश्व मजदूर दिवस 1 मई। विश्व युवा दिवस 12 जनवरी। 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 थल सेना दिवस 15। भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी। 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 भारतीय